Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the thrombolytic agents. ठीक है, thrombolytic agents यानी वो एजेंट जो थ्रम्बस आपका जो क्लॉट बन गया है उस क्लॉट को जो थ्रम्बस यानी क्लॉट जो बन गया है उसको डिजॉल्व करने के लिए जो एजेंट यूज़ की जाती हैं वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स कहलाएंगे। और डिफरेंट टाइप की हमने वेस्कुलर डिसीज़ पढ़ी थी, वेनुलर डिसीज़ पढ़ी थी, जिसमें क्या डिफरेंट आपके वेन्स या वेस्कुलर आर्टरी या वेन्स में आपका क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण डिफरेंट अब ब्लड पास नहीं हो पाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे स्ट्रोक में हमने देखा था। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखा था, इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखा था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देखा था। तो इसमें बेसिकली क्या होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है। उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम कौन से थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज़ करते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स की हेल्प से क्या होता है, वो क्लॉट जो होता है वो रीओपन हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स क्या हैं? दीज आर द ड्रग यूज टू लाइसिस थ्रोम्बाई और क्लॉट टू रिकैंसलाइज ऑक्यूलेटेड ब्लड वेसल्स एंड मेनली कोरोनरी आर्टरी में जाटर करते हैं। मतलब क्या क्या है कि जो थ्रोम्बस यानी क्लॉट जो फॉर्म हुआ है उसको तोड़ना है और रिकैंसलाइज करते हैं। और रिकैंसलाइज ऑक्यूलेटेड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स आपकी ब्लॉक हो गई थी जिसमें क्लॉट फॉर्म होने की वजह से, तो उसको हम दोबारा ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लू करना शुरू कर देते। दे आर द थेरेपेटिक रेदर देन प्रोफाइलैटिक एंड वर्क बाई एक्टिवेटिंग द नेचुरल फिब्रोलाइटिक सिस्टम। बेसिकली ये थेरेपेटिकली ज़्यादा यूज़ की जाती है प्रोफाइलैटिकली जैसे से, मतलब जैसे कि हमने कॉपीडोग्लो देखा था, एस्प्रिन देखे थे, वो क्या प्रोफाइलैटिकली यूज़ हो रही हैं कि क्लॉट को फॉर्म ना होने देंगी। लेकिन ये थेरेपेटिकली यूज़ हो रही है, मतलब क्या है उसी टाइम यूज़ की जा रही है और क्लॉट फॉर्म हो गया उसको डिजोल्व करने के लिए। जबकि हमने इससे पहले जो बात की थी उसमें हमने क्लोपिडोग्रोल एस्प्रिन की बात की थी, वो क्या है कि क्लॉट को फॉर्मेशन को यानी कि प्रोलेटेड एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं, क्लॉट जल्दी आसानी से बन नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ क्लॉट जो बन गया है उसको डिजॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं, इसलिए ज़्यादा थेरेपेटिकली ज़्यादा यूज़ होती है जैसे प्रोफाइलैटिकली के कंपेयर में। एंड वर्क बाई एक्टिवेटिंग द नेचुरल फेब्रोलाइटिक सिस्टम, जो नेचुरल फेब्रोलाइटिक सिस्टम होता है उसको ये एक्टिवेट कर देते हैं। और उसके एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका डिजॉल्व इनसॉल्युबल जो आपका क्लॉट होता है वो सॉल्युबल क्लॉट में सॉल्वेंट फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो आसानी से ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है। इन जनरल वीनस थ्रोम्बाई आर लाइसिस मोर इजली बाई द फेब्रोलाइटिक्स देन ए आर्टरी। जो बेसिकली जनरली देखा जाता है कि जो वेन्स में आपका जो थ्रोम्बस फॉर्म होता है, तो वेन में जो थ्रोम्बस फॉर्म हुआ उसको ईजिली हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लाइस कर सकते हैं बाई द हेल्प ऑफ फेब्रोलाइटिक एजेंट्स देन ए आर्ट्रियल एंड डिस्टेंट थ्रोम्बाई रिस्पॉन्ड इज बेटर। जो जितनी जल्दी थ्रोम्बाई जो बना हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। दे हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द थ्रोम्बाई मोर देन 3 days होल। अगर 3 दिन से ज़्यादा पुराना कोई क्लॉट है तो उसको ये आसानी से ब्रेक नहीं कर पाते, इसको आसानी से वो डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर 3 दिन से ज़्यादा पुराना है, 3 दिन से कम पुराना है, तो इट इज़ आल्सो डिज़ोल्व ईजिली इन द ब्लड एंड ओपन द ब्लॉकेज ऑफ द एनी आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, तो क्लिनिकली जो इंपॉर्टेंट फेब्रोलाइटिक एजेंट जो यूज़ किए जाते हैं वो हैं आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज है, यूरोकाइनेज है, एलिप्टेज यानी कि रिकॉम्बिनेंट एक तरह से आपका रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसके अलावा आपका रेटिप्लेज है और टेनिप्लेटेज है, ये तीनों जो आपके रिकॉम्बिनेंट होने चाहिए। जबकि स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये आपके एक बैक्टीरिया होता है उसके एंजाइम के थ्रू फॉर्म किया था। यूरोकाइनेज आपकी यूरिनेज किडनी होती है उसमें कल्चरेशन करने के बाद में यूरोकाइनेज फॉर्म किया था। इसको 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। अब ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये क्या है, प्लाज्मिन जो आपने बताया था, ये फेब्रोलाइटिक सिस्टम, जो फेब्रोलाइटिक सिस्टम है जिसमें क्या है जो हमारी बॉडी में कुछ होती हैं इंट्रांसिक फैक्टर, जैसे फैक्टर 10 है, क्लिरीन है और PA है। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के इंट्रांसिक हैं, ये एक्टिवेट करते हैं किसको, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिक कन्वर्ट कर देते हैं। और जब प्लाज्मिक कन्वर्ट हो जाता है तो प्लाज्मिक क्या करता है कि ये आपका इंसॉल्युबल फॉर्म है, ये आपका क्लॉट जो बना हुआ है इसको आपका फैब्रिन सिगामेंट में क्या करते हैं, सॉल्युबल क्लॉट में चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है ब्लड आसानी से आपका में ये डिजॉल्व हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इनहिबिटर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करने में। ये एक्सट्रांसिक है, ये इंट्रांसिक है। और ये बेसिकली वो ड्रग यूज़ होती हैं वो कौन से होंगे, ये एक्सट्रांसिक वाली होंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, यूरोकाइनेज है। ये सभी प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन एक्टिवेट करती हैं। जब प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन कन्वर्ट हो जाता है, जब प्लाज्मिन क्या करता है फैब्रिन को इनसॉल्युबल फैब्रिन को सॉल्युबल फैब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये ब्लॉकेज जो क्लॉट है वो आपका ब्लड में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ 1 by 1। सॉरी,
और कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं जो हम थ्रोम्बोलाइटिक को एजेंट्स को नहीं देते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें नहीं देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट नहीं देना चाहिए। जैसे इंट्राक्रैनियल हेमरेज, किसी को अगर ब्रेन में कहीं हेमरेज हुआ है, ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी ना दें, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड का लीकेज होगा तो और ज़्यादा भयंकर चांसेस यानी डैमेजिंग हो सकती है, वहाँ पर कहीं ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड अगर निकल जाएगा। इसी साथ में इस्केमिक स्ट्रोक इन पास्ट 3 डेज 3 मंथ, अगर किसी का इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब क्या है कि आपका कि किसी भी ब्लड किसी मतलब कि स्पेसिफिक पार्ट में ब्लड है वो आपका ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहा है किसी ब्लॉकेज के कारण, तो उसमें जो पास्ट 3 मंथ में इस्केमिक स्ट्रोक किसी को हुआ है उस कंडीशन में हेड इंजरी किसी को पास्ट 3 मंथ में हुई है उसको भी अवॉइड करते हैं। इंट्राक्रैनियल ट्यूमर है, साथ में आपका वेस्कुलर एब्नॉर्मलिटी है, एन्यूरिज्म है, ये किसी पेशेंट को ये चीज़ें हैं तो उस कंडीशन में अवॉइड करते हैं। अवॉइड द ब्लीडिंग, किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उस कंडीशन में थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी ना दें। पेप्टिक अल्सर, ईसोफेगल वेरिकस, ईसोफेगल्स में अल्सरेशन है, पेप्टिक अल्सरेशन है तो उसमें आवाज़ है। एनी बाउंड और रिसेंट फ्रैक्चर, कहीं टूथ एक्सट्रेशन ये जैसी कंडीशन हुई है उसमें भी हम कंट्राक्टेड है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं देते हैं। और मेजर सर्जरी, कुछ सर्जरी जो हुई है उनको 3 वीक सर्जरी के 3 वीक तक नहीं देते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। और अगर किसी में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है उसको भी अवॉइड करते हैं और प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। ये सब कंडीशन है, इन सभी कंडीशनों में हम कंट्राक्टेड करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं देंगे। ठीक है, अब मैं 1 by 1 ड्रग की बात करते हैं। पहले बात करते हैं एल्टीपेस RTPA। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ह्यूमन टिश्यू कल्चर्स। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम इसे प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन टिश्यू कल्चर के थ्रू। इट इज़ ए मॉडरेटली स्पेसिफाई फैब्रिन बॉन्ड विद प्लाज्मिनोजेंस। ये फैब्रिन प्लाज्मिनोजन से बाइंड स्पेस मॉडरेटली बॉन्ड होता है सो डैट द सर्कुलेटिंग फाइब्रिनोजेंस इज लोअर ओनली 50%। तो जो सर्कुलेटिंग जो फाइब्रिनोजन है वो आपकी इससे 50% तक बाइंड हो सकती है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो इट एक्ट एज एक्टिवेटर फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। ये एक्टिवेटर काम करता है जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये प्लाज्मिन कन्वर्ट करता है फैब्रिन इनसॉल्युबल फैब्रिन को फैब्रिन फिगमेंट्स में जो सॉल्युबल हो जाते हैं। और जब फैब्रिन जो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, जिस रिजल्ट थ्रोम्बाई क्लॉट डिजॉल्व इन द ब्लड, जो ब्लड में असर डिजॉल्व हो जाएगा और जो ब्लॉकेज ब्रेन या आपकी आर्टरी में है वो आपका ओपन हो जाता है। ADME की बात करें, इट इज रैपिडली क्लियर्ड बाई लीवर से आसानी से ये क्लियर हो जाता है, पास हो जाता है। इनएक्टिवेटेड हो जाता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर थ्रम्ब इनहिबिटर्स 1 जो होते हैं एंजाइम्स, उससे ये इनएक्टिवेट कर देगा लीवर के अंदर ही। द प्लाज्मा हाफ टाइम, ये प्लाज्मा में 4 से 8 मिनट तक एक्टिवेट कंडीशन रहता है, मतलब 4 से 8 मिनट के अंदर इसकी आधी क्वांटिटी हो जाती है, प्लाज्मा हाफ टाइम कहते हैं। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट हाफ टाइम इट नीड टू बी गिवन बाई स्लोली IV इन्फ्यूजन्स। और इसका हाफ टाइम कम है, बहुत जल्दी बॉडी में इनएक्टिव कंडीशन में पहुंच जाता है, इसलिए इसे हम IV इन्फ्यूजन से स्लोली हम बॉडी में देते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक ये एक्टिवली फॉर्म में बना रहे। ऑफन रिक्वायर हेपेरिन को एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में इसके साथ में हम हेपेरिन को भी साथ में देना पड़ता है। हेपेरिन जैसे एंटीकोगुलेंट होता है, वो भी आपका जो क्लॉट फॉर्म हुआ है उसको आसानी से ब्रेक डाउन करने में हेल्प होता है ड्यूरिंग द जब क्लॉट ये आपका आर्टरी में फॉर्म हुआ हो। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, इट इज नॉन एंटोजेनिक, यानी कि नॉन एंटोजेनिक मतलब इसमें एंटीजेनिक या एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होंगी, बट नोशिया एंड माइल्ड हाइपोटेंशन एंड फीवर ये प्रोड्यूस हो सकता है। यूज़ की बात करें, इसको हम यूज़ करते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, MI एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, इन डीप बोन थ्रोम्बोसिस में यूज़ करते हैं, इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ करते हैं, एंड इन ब्रेन स्ट्रोक में यूज़ करेंगे। ठीक है, यूरोकाइनेस की बात करें तो इट इज एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन यूनियन से यूरोकाइनेस वैसे आइसोलेट किया जाता है, लेकिन आजकल ही कॉमर्शनली ये प्रिपेयर किया जा रहा है थ्रू द कल्चरेशन ऑफ ह्यूमन किडनी सेल्स। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात करें, सेक्शन इसका वैसा ही है जैसा कि हमने एंटीप्लेज का देखा था। तो ये भी क्या करेंगे, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे प्लाज्मिन क्या करेगा, फैब्रिन इनसॉल्युबल को फैब्रिन फ्रेगमेंट सॉल्युबल में चेंज करेगा, जैसे कि ये ब्लड में आसानी डिजॉल्व हो जाता है। ADME की बात करें तो इट एक्टिवेट द प्लाज्मा डायरेक्टली एंड हैज ए हाफ टाइम 10 से 15 मिनट। इसका भी T-हाफ क्या है, कम है, 10 से 15 मिनट के लिए होता है, तो इसको भी हम IV इन्फ्यूजन बोतल से देते हैं तो हल करके दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, नॉन एंटीजेनिक है, फीवर, कभी कभी ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में फीवर जनरेट हो सकता है, हाइपोटेंशन, एलर्जिक फिनोमेना ये रेयर होते हैं। यूज़ क्या है कि यूरोकाइनेस जो इंडिकेटिंग द पेशेंट, जो हमने किसी पेशेंट में स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया है,
अब उससे उसके स्ट्रेप्टोकाइनेस से क्या है, वो आपका क्लॉट जो है वो आपका डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन में यूरोकाइनेस हम उसको पेशेंट को देते हैं। यूरोकाइनेस इज इंडिकेटिंग द पेशेंट हूज स्ट्रेप्टोकाइनेस हैज़ बीन गिवन इन द अर्लियर एपिसोड बट इज सेल्डम यूज नाउ। ठीक है, इन अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में यूज़ करते हैं, इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इन ब्रेन स्ट्रोक में भी इसे यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट आपका है टेनकेप्टिलेज। ये क्या है? इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड सब्सटेंस है, म्यूटेंट टू द नेटिव TPA। जो TPA जो आपका नेचुरली जो बॉडी में बनता है, ये जो आपका TPA जो बन रहा है, ये क्या है? इंट्रांसिक आपका इंट्रांसिक एक्टिवेटर है, तो इसी का ही ये जेनेटिकली म्यूटेंट बनाते हैं। जेनेटिकली हमने फॉर्म किया है, उसको बोलते हैं टेनक्लिप्टेज। टेनक्लिप्टेज क्या है? इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन ऑफ नेटिव TPA हैज़ हायर फैब्रिन सेलेक्टिविटी। फैब्रिन के साथ में इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। स्लोअर प्लाज्मा क्लियरेंस, यानी कि बॉडी से इतनी तेज़ी से बाहर नहीं निकले जितनी तेज़ी से आपका यूरोकाइनेज है और एलिप्टेज निकल लेते हैं। इसलिए एलिप्टेज और यूरोकाइनेज को हमें इन्फ्यूज़न बोतल से देना पड़ रहा था, लेकिन इसको हम डायरेक्टली थोड़ा बोलस डोज में दे सकते हैं। बोलस डोज और इन्फ्यूज़न डोज समझते होंगे। बोलस मतलब हमने किसी इंजेक्शन, किसी सिरिंज में हमने ड्रग भरी 10 ml 5 ml और सीधे हमने इन्फ्यूज़ कर दी बेंस के अंदर, दैट इज़ द बोलस डोज। अगर वही ड्रग हमने किसी इन्फ्यूजन बोतल में डाली और इन्फ्यूज बोतल थ्रू कंटिन्यू 1 घंटे 1.5 घंटे तक वो हमारी बेंस के थ्रू बॉडी में जा रही है, दैट इज़ द इन्फ्यूज़न डोज। ठीक है, बोलस और इन्फ्यूज़न समझ में आ गया। बोलस यानी कि किसी इंजेक्शन सिरिंज के थ्रू हमने 10 से 15 ml डायरेक्टली बेंस में दे दी, दैट इज़ द बोलस। और इन्फ्यूज़न बोतल दे दें तो वो इन्फ्यूज़न बोला जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोली लॉन्गर टाइम तक बॉडी में टिकी रहती है, स्लोली हल्का हल्का निकलती है। तो और रेजिस्टेंट टू द इनहिबिशन ऑफ PLI1। और ये जो एंजाइम होता है जो उसे इनएक्टिवेट करता है या मेटालाइज करता है, उसके अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंट होती है, तो आसानी से मेटालाइज भी नहीं हो रही है। इट इज़ मॉडरली स्पेसिफाई फॉर द फैब्रिन बॉन्ड प्लाज्मिन सो डैट सर्कुलेटिंग फाइब्रिनोजन इज लोअर देन 50%। तो ये मॉडरेटली बाइंड होता है, तो 50% ये भी उसी तरीके से क्या होगा, बाइंड हो सकता है। फाइब्रिनोजन जो आपका सर्कुलेटिंग फाइब्रिनोजन के साथ में 50% बाइंड होगा, सभी सर्कुलेटिंग फाइब्रिनोजन के साथ बाइंड नहीं होता है। तो ये तो बाइंड हो जाएगा तो ब्लड की कहीं भी अगर लीकेज होगा तो हमें क्लॉटिंग होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए सभी फाइब्रिनोजन के साथ में बाइंड होना भी ठीक नहीं है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मोड ऑफ एक्शन सेम वैसा ही है जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। दोनों में देखा था कि प्लाज्मिनोजन होता है, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्लाज्मिन जो होते हैं वो आपके फैब्रिन इंसॉल्युबल को फैब्रिन इंसॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे की वजह से क्लॉट क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। ADME की बात करें, इट इज ओनली फाइब्रिनोटिक एजेंट दैट कैन बी इंजेक्टेड बाई IV ऐसे सिंगल बोलोडोज। मैंने बताया था सिंगल बोलोडोज में हम दे सकते हैं ओवर 10 सेकंड, वैल LTPs रिक्वायर 90 मिनट ऑफ इन्फ्यूजन। जबकि LTPs को हम क्या करते थे, इन्फ्यूजन बोतल देना पड़ता है, यूरोकाइनेस को भी हम इन्फ्यूजन बोतल देना पड़ता है। जबकि हम एनसेप्टिलेज ये जो ड्रग है इसको हम ओनली IV इंजेक्टेड दे सकते हैं, यानी कि सिरिंज के थ्रू हम सीधे ही 10 सेकंड के अंदर हम देके इसको इफेक्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि बहुत जल्दी इमीडिएटली इसका इफेक्ट हमको मिल जाएगा। इट इज ए नॉन एंटीजेनिक। नॉन एंटीजेनिक का मतलब क्या है, ये एंटीजेनिक इफेक्ट नहीं है कि एनालिसिक रिएक्शंस कोई भी जितनी भी हो कोई प्रोड्यूस नहीं होती हैं, बट नोजिया, माइल्ड हाइपरटेंशन, फीवर वही प्रोड्यूस हो सकता है। यूज़ क्या करते हैं, वही 4 कंडीशन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में और ब्रेन स्ट्रोक में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट स्टेप के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।